आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं घनश्याम सिंह तोमर एक बार फिर से चंबल क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम सुनकर आदमी की रूह कांप जाती थी। ये कहानी है पान सिंह तोमर की। इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें इरफान खान ने पान सिंह तोमर का रोल प्ले किया था। दिक मानसू धूलिया करके एक अच्छे होनहार डायरेक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। उस समय इस फिल्म को बहुत ही तारीफ मिली थी और इससे जुड़े कुछ किरदार हैं उस ज़माने के। उन्होंने भी कहा था कि लगभग सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो आज की कहानी में पान सिंह तोमर को मैंने इसलिए चुना क्योंकि ऐसे किरदार क्राइम की कहानी में बहुत कम मिलते हैं। एक ऐसा शख्स जो कभी इंडियन आर्मी का हिस्सा रहा हो, एक ऐसा शख्स जो कभी 8 साल तक बाधा दौड़ में चैंपियन रहा हो, जिसकी तुलना अपने ज़माने के फ्लैंक से एक मिल्खा सिंह से की जाती हो, जिसने एशियन गेम में भी हिस्सा लिया हो और दौड़ में उससे दूर दूर तक कोई मुकाबला करने वाला ना हो, और फिर वही शख्स चंबल के बेहड़ में पहुंच जाए और एक सैनिक से बागी बन जाए, फिर उससे आदमी क्या पुलिस की भी रूह कांपे। तो ये सब किरदार एक ही शख्स के हैं, जिससे आप चाहे पान सिंह तोमर कहिए, बागी पान सिंह तोमर कहिए या सूबेदार पान सिंह तोमर कहिए। तो पान सिंह तोमर की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में एक छोटा सा गांव है भिड़ौसा गांव में पान सिंह तोमर का जन्म होता है 1 अक्टूबर 1932 में। कहते हैं कि पान सिंह तोमर जब छोटा था तभी से उसको दौड़ने का बहुत शौक था। उससे दौड़ में कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। उसमें बिना थके बहुत दूर तक दौड़ने की एक खासियत थी। उस इलाके में जहाँ पान सिंह तोमर था, वहाँ बस 2 ही चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए। आप खेती पे डिपेंड हैं, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर किसी और के खेत में जाके मजदूरी कर रहे हैं। फिर दूसरा, आर्मी में चले जाना। भिंड मुरैना ग्वालियर साइड के लोगों का आज भी ज़्यादातर आर्मी में जाना पसंद करते हैं। तो पान सिंह तोमर के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, करीब 2.5 बीघा ज़मीन थी। तो उसमें उसके चाचा का भी हिस्सा था और भी थे। तो पान सिंह के हिस्से में करीब 1 बीघा ज़मीन थी। तो पान सिंह तोमर ने तय किया कि वह सेना में नौकरी करेगा और उसके बाद वह आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। एक सिपाही के तौर पर राजपूताना राइफल्स में उसका सिलेक्शन होता है। आर्मी में इंटरव्यू हो रहा था, तब कई जगह उससे सवाल पूछे गए थे, तो एक ही जवाब देता था वो कि जो भी आदेश मिलेगा उसे मैं पूरा करूँगा, किसी भी आदेश को नहीं मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, किसी भी आदेश को मानने से कभी मना नहीं करूँगा, एक डिसिप्लिन सोल्जर रहता है उसी तरीके से रहूँगा। तो राजपूताना राइफल्स में एक सिपाही के तौर पर उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसे दौड़ का शुरू से ही शौक था और सेना में खेल कूद को बढ़ावा मिलता है। तो कहते हैं कि पान सिंह तोमर जब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था तो वहाँ के प्रशिक्षण से उसकी एक बार बहस हो गई थी। तो उसे सज़ा के दौर पर परेड ग्राउंड के काफ़ी सारे चक्कर लगाने की सज़ा मिली थी। दौड़ते समय अन्य अधिकारियों की उस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने पान सिंह तोमर को बड़ा ही प्रोत्साहित किया और जल्द ही अपने नियमित कर्तव्यों से उसे मुक्त कर दिया और कहा कि इस खेल में वो आगे बढ़े। और धीरे धीरे फिर पान सिंह ने अपनी खासियत और खूबी की वजह से लोगों के दिल में अपनी एक जगह पहचान बना ली।
बाद में जल्द ही उसको तरक्की भी मिली। इसी खेल कूद की वजह से उसको सिपाही से सूबेदार बना दिया जाता है। पान सिंह तोमर की रुड़की के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ पर अपना काम करता है, दौड़ता है, फिर नेशनल चैंपियन लगातार 7 बार, फिर टोक्यो में एशियन गेम था, वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट करता है बाधा दौड़ के लिए। हालांकि पान सिंह तोमर इस दौड़ को जीत नहीं पाता। उसकी भी एक अजीब सी कहानी है। कहानी ये थी कि पान सिंह तोमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी जूते पहन के नहीं दौड़ा है। जो स्पोर्ट्स के रनर स्प्रिंटर के लिए खास तौर के जूते आते हैं वो कभी नहीं पहना। उसे ऐसा लगता था कि वो जूते पहन के दौड़ा नहीं जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक में जिस दिन ये मुकाबला था उससे एक दिन पहले उसे वो जूते दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने अपने कानून नियम होते हैं कि ये नंगे पैर नहीं दौड़ सकते आप। तो पान सिंह तोमर को लाकर दिया जाता है तो पहनता है, लेकिन उसे पहन के वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है और फिर वो उस तरीके से दौड़ नहीं पाता है जैसे कि वह बिना जूतों के दौड़ता था। यही वजह है कि उसे एशियन गेम से भी मेडल नहीं जीत पाया। हालांकि पान सिंह तोमर बहुत बड़े दावेदार था। फिर ये सारी चीज़ें चलती रहीं और इधर वह फ़ौज में अपनी नौकरी कर रहा है और इधर उसकी शादी भी हो चुकी थी, बीवी थी, 2 बेटे थे, घर में माँ थी और पान सिंह का एक नाम भी हो रहा था मिल्खा सिंह जैसे तमाम दूसरे लोगों की तरह, तारीफ हो रही थी। तो 1949 में आर्मी ज्वाइन करता है। बाद में पान सिंह की ज़िंदगी एकदम आम फौजी की तरह गुजर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद 1979 में पान सिंह तोमर वक्त से थोड़ा पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसकी वजह ये थी कि उसको पता लगता है कि उसके गांव में वो ज़मीन का टुकड़ा है, उसको लेकर कुछ विवाद चल रहा है। तो 1979 में वो रिटायर होकर अपने गांव पहुंचता है और उसका भी यही था कि अपने गांव जाते हैं, अपना जो भी है उसी में गुजर बसर करेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि पान सिंह तोमर के पास 2.5 बीघा ज़मीन थी। तो उसे पान सिंह तोमर के चाचा थे, वो ज़मीन उसी गांव के एक दबंग आदमी थे बाबू सिंह जंडल सिंह, उनको गिरवी रख दी थी। जो पान सिंह तोमर के हिस्से की ज़मीन थी वो भी गिरवी रखी थी। तो ये बात थी कि जिसको लेकर ये झगड़ा चल रहा था। पान सिंह तोमर वापस आता है, फिर पंचायत बैठती है, पंचायत अपना फैसला सुनाती है कि ठीक है 3,000 रुपये पान सिंह दे दे, उसके बाद अपनी ज़मीन वापस ले ले। इस फैसले पर पान सिंह राजी हो जाता है क्योंकि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन जो बाबू सिंह और जंडेल सिंह वो तैयार नहीं होते हैं पैसों को लेकर। ज़मीन लौटाने को कहा जाता है कि उनकी नीयत साफ नहीं थी, उस ज़मीन को वो हड़पना चाहते थे। इसके बाद पान सिंह तोमर पुलिस के पास जाता है, पुलिस से कहता है कि नहीं, हम कानून के रास्ते से ही सब कुछ हासिल करेंगे। पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं मानती है, ना उसकी कोई किसी भी प्रकार की मदद करती है। वो कलेक्टर के पास जाता है, कलेक्टर से मदद मांगता है। फिर कलेक्टर कहता है कि ठीक है कि पंचायत बुलाएंगे। एक बार फिर से पंचायत बैठती है। पंचायत में फिर यही फैसला होता है कि पान सिंह पैसे देगा और वो ज़मीन ले लेगा। पान सिंह तैयार हो जाता है, फिर भी ज़मीन नहीं मिलती उसको। फिर भी वह कई बार पुलिस और अफसरों के पास जाता, तो कई बार वो अपने मेडल और सर्टिफिकेट वगैरह ले जाता और बताता कि मैं पान सिंह तोमर हूँ, आर्मी में था, मैं 7-8 साल तक चैंपियन रहा हूँ। लेकिन ये सब कोशिश उसकी बेकार जाती है, कोई भी फ़ायदा नहीं होता। फिर भी वो लगातार कोशिश करता रहता है और उसकी इस कोशिश को देख के उस गांव के जो दबंग थे बाबू सिंह जंडेल सिंह वो चिढ़ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि एक दिन पान सिंह तोमर कहीं बाहर गया था, तो बाबू सिंह जंडेल सिंह अपने अन्य साथियों के साथ पान सिंह तोमर के घर पहुंच गए थे। वहाँ पर उनकी माताजी थी,
और बेटा था एक, तो उनको मारते हैं, पीटते हैं बंदूक की बट से, लाठी डंडों से, और फिर धमका कर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और पान सिंह जब घर वापस लौटता है तो उसको पता चलता है कि बाबू सिंह और उसके जो लोग थे वो आए घर, उसके बाद मारपीट की, धमकी दी, ये चीज़ें हुई। लोग बताते हैं कि पान सिंह तोमर की माँ को बाबू सिंह ने और उसके लोगों ने जब मारा पीटा, उसके बाद पान सिंह जब घर पहुंचा तो उसकी माँ उससे ये कहती है कि तू पैदा होते ही बचपन में मर गया होता तो ठीक रहता, क्योंकि तेरी माँ को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज वो लोग आए और मुझे मारपीट कर चले गए। फिर पान सिंह की माँ ने पान सिंह को अपने जख्म दिखाए और साथ में ये भी कहा कि सुबह होने से पहले अगर तूने बदला नहीं लिया तो फिर तू अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना, कि सुबह तक उनकी लाशें नहीं गिरा दे जब तक तू मेरे पास मत आना। तो ये बात सुनने के बाद पान सिंह तोमर अपने भाई और भतीजे के साथ बाबू सिंह जंडल सिंह के घर पे पहुंच जाते हैं, जो कि पास में ही था। और फिर पान सिंह तोमर ने बाबू सिंह को गोली मार दी, फिर उसके भाई जंडल को गोली मारी। ये पहली बार था जो कि पान सिंह तोमर ने बंदूक उठाया था, वो भी किसी का हत्या करने के लिए, और दुश्मनी में उठाई थी। चलाना वगैरह वो सब कुछ जानता ही था क्योंकि आर्मी में था। बाबू सिंह की हत्या के बाद अगला निशाना उसके भाई को बना लेता है, जंडल को मार देता है। जंडल को भी पान सिंह गोली मारने के बाद फिर उसके बाबू सिंह के रिश्तेदार थे हवलदार सिंह और लायक सिंह, उनको भी गोलियां मारी। अब ये 4-4 मर्डर करने के बाद जाहिर सी बात है पुलिस अब पान सिंह के पीछे पड़ गई। पान सिंह इसके बाद अब अपना घर गांव छोड़ देते हैं और सीधा बेहड़ की शरण में आता है, यानी चंबल में। और उसी दिन से पान सिंह का नाम सूबेदार पान सिंह से डाकू पान सिंह तोमर पड़ गया। अब धीरे धीरे पान सिंह तोमर बिहार में रहकर अपना गैंग तैयार करता है। उसके भतीजे और भाई और भी करीब 28 से 30 लोग उसकी गैंग में शामिल हुए थे। और गैंग बनाने के बाद कहा था कि फिर किडनैपिंग, बाकी इस तरह के लोगों को मारना, जबरन वसूली करना, ये सब चलता रहा। फिर चंबल के रॉबिन हुड के तौर पर भी उसका नाम एक दौर ऐसा आया था कि बताते हैं कि मलखान सिंह तोमर, फूलन देवी जैसे गैंग भी पान सिंह तोमर से घबराते थे, क्योंकि एक लंबा चौड़ा फौज की ट्रेनिंग लिए हुए है, इसको सब कुछ पता है। शुरुआत में इसका पुलिस से भी बहुत बार आमना सामना हुआ, लेकिन इसको हर कला मालूम थी, तो हर बार ये बच निकलता था। और धीरे धीरे उसका अपना चंबल में एक गैंग बन गया और ये सब चलता रहा। उसका उस टाइम बहुत नाम हो चुका था। तभी पान सिंह, उसके भाई बलवंत, उसके भाई का एक मुठभेड़ में मौत हो जाती है। और उस मुठभेड़ के बाद पान सिंह को ये शक हुआ कि उस गांव का सरपंच ने मुखबरी की थी, कि उसी मुखबरी में उसका भाई मारा गया है। पान सिंह तोमर अपने भाई का बदला लेने के लिए वह सीधे उस गांव में पहुंच जाते हैं और सरपंच समेत 6 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब यहाँ से वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि ये बात मीडिया में गई और चारों तरफ फैलती है कि अभी तक तो उसकी दुश्मनी सिर्फ बाबू सिंह और जंडल सिंह और उसके परिवार से, रिश्तेदारों से थी, बाकी किडनैपिंग, लूटमार ये सब चल रही थी। पहली बार उसने किसी को गोली मारी थी, इसलिए 6 लोगों को मार दिया। ये बात मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंची। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने इस पर बड़ा ही सख्त लहजा तैयार किया और कहा कि इस बार दिवाली पे मैं दिए नहीं जलाऊंगा, क्योंकि इन 6 लोगों की मौत से मैं बहुत दुखी हूँ, जब तक कि पान सिंह तोमर नहीं पकड़ा जाता। कि मुख्यमंत्री के ये सुनने के बाद फिर पुलिस वाले भी सोचने लगे कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर ऊपर से सीएम का भी ऑर्डर है
अब इसके बाद पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम लग गई पीछे। अब तक पान सिंह तोमर ने 2-3 साल में जो भी कुछ किया था, किसी का कत्ल ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया था। हालांकि इन 6 लोगों को मारने के बाद उसने एक लोकल जर्नलिस्ट को बुलाकर इंटरव्यू भी दिया था और कहा था कि ये 6 लोगों को मरे हैं, इन्हें मारना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैं अपने भतीजे को रोक भी नहीं पाया। भतीजा साथ में ही था, लेकिन मुझे इसका बड़ा अफसोस है। और ये जो मीडिया में इंटरव्यू दिया, इससे सरकार और भी बहुत बुरा लगा। अब पुलिस भी लग गई पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए और ये जानने के लिए पान सिंह तोमर कहाँ हैं, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर थे सीएम के। और इन 6 लोगों की मौत से लोगों में गुस्सा था। अब मुरैना और भिंड मुरैना में जितने भी पुलिस वाले थे अब सब एक्टिव हो गए और पान सिंह तोमर का सुराग ढूंढने लगते हैं। पान सिंह तोमर की एक खासियत थी कि जब भी वो किसी गांव में शरण लेने जाता था या आराम करने के लिए जाता था तो माइक रखता था साथ में, एक लाउड स्पीकर वाला, जो वो गांव में आकर ऐलान करता था कि मैं बागी पान सिंह तोमर भड़ौसा हूँ और आ गया हूँ, क्योंकि इससे लोग डर जाते थे। माइक पे ऐलान करने का उसे बहुत बड़ा शौक़ था। अब पुलिस पीछे पड़ गई उन 6 लोगों की मौत के बाद। फिर वो वहाँ के जो सर्किल इंचार्ज थे महेंद्र प्रताप सिंह चौहान, तो उनको भी लगा कि सीएम ने ऑर्डर दिया है और वो एरिया भी उनका है, तो सब कुछ उसे कुछ करना चाहिए। फिर वह पान सिंह तोमर की छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसी दौरान कुछ लोग किडनैप हुए थे और फिरौती देकर वापस आ गए थे। उन लोगों से भी पूछताछ की, उनके जरिए कुछ जानने की कोशिश की, तो एक शख्स जिसको पान सिंह ने किडनैप किया था उसे पूछा गया कि तुम्हें पान सिंह तोमर ने कहाँ रखा था। तो उसने बताया कि मुझे तो आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया था, लेकिन 2-3 चीज़ें बताई उसने। बताया कि मुझे जहाँ भी रखा गया था वहाँ पर ट्रक और गाड़ियों की आवाज़ आती थी, तो इससे पता चलता है कि वहाँ हाईवे कहीं पास में था। दूसरा, मुझे ट्रेन की आवाज़ आती थी, जैसे रुकती है ट्रेन तो उसकी सीटी की आवाज़ आती थी, तो उससे लगा कि वहाँ कहीं स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है आसपास में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पुलिस जाननी शुरू करती है और वहाँ से हाईवे नज़दीक, फिर ऐसी चीज़ें मिली। पान सिंह तोमर यहाँ आकर रहता है। वो एक गांव था, छोटा सा गांव था राठियापुरा, जो कि दलितों का गांव था। इंस्पेक्टर चौहान को ये छोटी छोटी चीज़ें पता चली तो मुखबरी लगा दिए। उस समय वहाँ के एसएसपी विजय रमन हुआ करते थे। एक दिन अचानक से एक मुखबर आता है और आकर सिपाही से बोलता है कि मुझे एसएसपी विजय रमन से मिलना है। सिपाही जाकर एसएसपी विजय रमन को बताते हैं कि आपसे कोई मुखबर मिलना चाहता है। तो उनका कहना था कि मुखबर से अपने सरकारी दफ्तर या सरकारी बंगले या पुलिस थाने में नहीं मिलते, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस की नज़र उस पर रहती, डाकुओं पर रहती है कि उससे कहाँ पे है, कौन मिलने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसी तरह डाकुओं की भी नज़र रहती है पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर और एसएसपी। तो इन लोगों पर नज़र रहती है कि इनसे कौन मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर ये बाद में मुखबर से मिलने गए, तो फिर वह बताता है कि पान सिंह तोमर ऐसे ऐसे गांव में आ रहा है। फिर इंस्पेक्टर को भी पता चला कि जो कि पीछे लगा हुआ था कि खबर पक्की है, अपने गिरोह के साथ पान सिंह गांव में आ रहा है। उसके बाद मीटिंग होती है एसएसपी रमन सिंह के साथ। उस समय सरकार ने पुलिस वालों के लिए एक खास ऑर्डर जारी कर रखा था कि आप किसी भी गैंग का बेहड़ में एनकाउंटर करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये पता कीजिए कि वो कितने लोग हैं। जितने भी वो लोग हैं उससे 10 गुना ज़्यादा फोर्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि
पहले मुठभेड़ों में पुलिस को बहुत ज़्यादा नुकसान आया था, इससे सरकार को नुकसान। फिर पता चला कि पान सिंह तोमर के गैंग में 18 लोग हैं, उसके हिसाब से 180 पुलिस वाले होने चाहिए थे। बहुत कोशिश कर ली पूरे ज़िले में, फिर भी 180 पुलिस वाले नहीं हुए। अब ये था कि इस ऑपरेशन को छोड़ें या करें, खबर पक्की है, पान सिंह तोमर आया हुआ है तो छोड़ना भी नहीं है। फिर तय होता कि जाएंगे। फिर पुलिस टीम उस गांव में पहुंचती है, गांव को चारों तरफ से घेर लेती है और एसएसपी विजय रमन और डीएसपी ये जाकर उसी गांव के एक छत पर डेरा डाल देते हैं। फोर्स सरकार के हिसाब से कम था, एक तरह से बोलें तो सरकार के आदेश का उल्लंघन था। एक तरफ ये भी था कि पान सिंह तोमर बच के नहीं जाना चाहिए। और उस वक्त पुलिस के पास जो हथियार थे उनमें सिर्फ 2 तरह के हथियार शामिल हुए थे, एक 303 राइफल्स, दूसरा SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, जिसमें कहते हैं कि इसके अलावा इनके पास कोई लेटेस्ट वेपन नहीं था। 303 राइफल में एक प्रॉब्लम आती है, उसमें यह है कि अगर आप उसमें एक बार एक ही फायर कर सकते हैं। अगर आपने एक बार गोली चला दी, आपको दूसरा फायर करने के लिए फिर से लोड करनी पड़ेगी। तो सिचुएशन काफ़ी बार ऐसी होती है कि इतना वक्त नहीं होता आपके पास कि लोड करें जब तक कहीं दुश्मन आप पर अटैक ना कर दे। लेकिन मजबूरी थी, इसके पास 303 राइफल्स और दूसरा SLR। इसमें बस SLR की ये खासियत थी कि एक बार फायर करने के बाद दूसरी गोली ऑटोमेटिक लोड हो जाती थी और फायर हो जाती थी। तो इस खास ऑपरेशन के लिए इनको टोटल ये 30 हथियार दिए जाते हैं। उसके बाद ये लोग इन हथियारों को लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर शाम को चुपचाप तभी कदमों से घेर लिया जाता है गांव को। फिर छत पर पहुंचकर इसी दौरान विजय रमन के हिसाब से बड़ी खामोशी से सब कुछ चल रहा था। तभी एक शख्स बहुत तेज दौड़ता हुआ आता है और तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं तो वह कहता है कि साहब आप मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों पकड़ के लाए हो? अगर दम है तो उसको पकड़ो जो तुम्हारे पीछे है। तो और इशारे में वो बताता है। तो फिर इस शख्स के इशारे के बाद वह भाग जाता है। तो उससे ये भी पता चल जाता है कि पान सिंह तोमर छुपा हुआ है। फिर उस आदमी के भागने के बाद अचानक से उस गांव में उस तरफ से बागियों की तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। अब इधर से गोली चलाएं तो दिक्कत ये थी कि पुलिस ने चारों तरफ से गांव को घेर रखा है, लेकिन अंदर गांव में पुलिस की जिस घर की छत पर हैं उनको आइडिया नहीं था कि टीम गांव के बाहर से घेर रखा है। बीच में पुलिस के SSP खुद थे। अब बाहर से वो SSP पुलिस गोली चलाती है तो उसको कुछ आइडिया नहीं है कि डाकू किस घर पे हैं और पुलिस किस घर में है। तो इन पुलिस वालों के लिए रिस्क ये था कि वो डाकुओं की गोली से भी मारे जा सकते हैं और अपनी गोलियों से भी मारे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये में पता चला कि जानकारी ली गई कि ये कहाँ है, तो उनकी लोकेशन पता चलती है और गांव में पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। उनको मैसेज पहुंचाया जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ, हमारी टीम यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन। उसके बाद उधर फायरिंग ना हो, किसी तरफ से मैसेज पहुंचता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि आधा मसला उनका हल हो जाता है। लेकिन वहाँ जो डिप्टी SP और इंस्पेक्टर थे उनका ये कहना था कि हमें शुरू के 1-2 घंटे किसी भी तरह से निकाल लें, क्योंकि उनके जैसे जैसे हथियार की गोलियां ख़त्म होती जाएंगी ये बेचैन होते जाएंगे और परेशान होंगे, क्योंकि उनका मकसद एक ही होगा कि पुलिस को पता चल चुका है तो इस गांव से किसी भी तरह बाहर निकलें और भागना। अब गांव को घेराबंदी है तो हम उनको उलझाए रखेंगे तब तक सुबह हो जाएगी और सुबह की रोशनी में आसानी से उनको पकड़ा जाना है या मारा जाना है। इसीलिए वो जो करेंगे अभी करेंगे,
इसलिए हमें थोड़ी सी तसल्ली से काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पहले फायर करते रहते हैं, उसके बाद फिर फायरिंग कम हुई, पुलिस ने बाहर से कुछ फायरिंग की। करीब 9 घंटे तक ये चलता रहा। इसी बीच पान सिंह तोमर ने अपनी आदत के हिसाब से, जो कि गांव में डांका डालने जाता था, तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि वो लाउड स्पीकर पर ऐलान करता था कि मैं पान सिंह तोमर इस गांव में आ गया हूँ, बोलता था। और भी उसका जो स्टाइल था जिससे लोग घबराते डरते थे। तो उस रात जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो पुलिस गोली चला रही थी अंधेरे में, और उधर से भी चल रही थी, लेकिन किस घर में है पान सिंह तोमर, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता था। उसके बाद पान सिंह तोमर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है कि वो अचानक से अपना लाउड स्पीकर उठाता है और पुलिस वालों को संबोधित करते हुए बोलता है कि सबके सब मारे जाओगे, मैं पान सिंह तोमर हूँ, निकल जाओ यहाँ से। साथ में 1-2 लाइन और। जैसे ही पान सिंह तोमर बोलता है, पुलिस वालों को जिधर से ये आवाज़ आई थी तो उसकी लोकेशन पता चल गई कि इस घर से आ रही है। पुलिस वालों के लिए काम थोड़ा इजी हो गया, और पान सिंह तोमर कहाँ पर है ये, इसके बाद फिर फायरिंग शुरू होती है और ये चलती रहती है। इसके बाद जब सुबह की रोशनी आती है तो करीब 10 लाशें पड़ी थीं। अब पुलिस वाले को पता नहीं कि इसमें से कौन सा पान सिंह तोमर है, क्योंकि पुलिस वाले के पास एक बहुत पुरानी तस्वीर थी पान सिंह तोमर की। तो इनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। बस एक जानकारी थी कि 6 फीट लंबा उसकी गैंग में उससे ज़्यादा लंबा कोई भी शख्स नहीं है। तो वहाँ पर एक लंबी चौड़ी लाश भी नज़र आई। उसके बाद फिर उस गांव के कुछ लोग आए, फिर पहचान हुई। गांव के कुछ लोगों ने फिर बताया कि ये पान सिंह तोमर है। इसके बीच में कहते हैं कि एक आवाज़ आई थी पान सिंह तोमर के लाउड स्पीकर से, धीमी धीमी आवाज़ थी। वो शायद उसके गोली लगने के बाद की आवाज़ थी। वो अपने भतीजे को ये कहता है कि मुझे पानी पिला दे। तो शायद उस वक्त उसे गोली लग चुकी थी। उसका भतीजा ये कहता है कि चाचा, मैं उधर आया तो मैं भी गोली से मारा जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता पानी पिलाने। इसके बाद फिर पान सिंह तोमर एक धीमी सी आवाज़ में कहता है कि अगर कोई यहाँ राजपूत हो तो मुझे पानी पिला दे। उसकी ये बात सुनकर एक पुलिस वाला पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तो ये इंस्पेक्टर देखता है, तो इंस्पेक्टर उसको चिल्लाकर डांटकर उससे कहता है कि ये पुलिस वाले की कोई जाति या धर्म नहीं होता है, तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें गोली भी मार सकता है। ये सुनकर वो पुलिस वाला लौट आता है। फिर जो सुबह लाशें मिलती हैं उनमें से एक लाश पान सिंह तोमर की भी होती है। ऐसे एक सूबेदार, एथलीट, चैंपियन और बागी पान सिंह तोमर की मौत हो जाती है। और कहा यह भी जाता है कि उसका भतीजा था डाकू, वो वहाँ से बच निकला था और बाद में उसने सरेंडर कर दिया था। फिर वो छूट गया 11 साल जेल में रहने के बाद। अब वह अपना काम करता है। कहते हैं कि पान सिंह तोमर की दुश्मनी में उसके परिवार के बहुत लोग शामिल हुए थे, चाचा, भतीजे, भाई। लेकिन उसने अपने दोनों बेटों को इनसे बहुत दूर रखा। उसने अपने बेटों को कभी भी अपने गैंग में शामिल नहीं किया। जो उसका बड़ा बेटा था वो चाहता था कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूं, लेकिन पान सिंह तोमर ने मना किया। उसकी जिद थी कि तू जॉब करेगा तो आर्मी में करेगा। उसके बाद वह आर्मी ज्वाइन करता है। अब तो रिटायर भी हो गया है। यूपी में एक झांसी के पास से एक बवीना नाम का एक गांव है, वहाँ पे अभी रहता है इनकी पूरी फैमिली। इसी के साथ अब एक डाकू, एक एथलीट, एक बागी की कहानी ऐसे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं आप लोगों से
अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।